हमने पिछले वीडियो में जाना कि अम्ल और क्षारक की अलग अलग प्रबलता होती है। हम पीएच स्केल का उपयोग करके इसकी प्रबलता को माप सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल को कुछ इस रूप में दर्शाया जाता है। यह एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और सांद्रता के अनुसार रंग बदलता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है और यह हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। हम पीएच को एक संख्या के रूप में सोच सकते हैं जो अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति को दर्शाता है। 0 के मान का अर्थ बहुत अम्लीय होता है और 14 का अर्थ बहुत क्षारकीय होता है। 7 के मान का अर्थ है उदासीन, ना तो अम्लीय ना ही क्षारकीय। सरल शब्दों में समझने के लिए एक उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है और 7 से अधिक मान एक क्षारकीय विलयन को दर्शाता है। आइए अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। अब हम विभिन्न विलयन का पीएच वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने लार खाने से पहले का पीएच वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 7.4 है, इसका मतलब ये क्षारकीय है। खाने के बाद इसका पीएच वैल्यू 5.8 है, इसका मतलब ये अम्लीय है प्रकृति में। नींबू का रस 2.5 है, इसका मतलब ये अम्लीय है प्रकृति में। कोल्ड ड्रिंक 6 है, इसका मतलब ये अम्लीय है प्रकृति में। गाजर का जूस 5.6 है इसका पीएच वैल्यू, तो हम कह सकते हैं ये अम्लीय है प्रकृति में। कॉफी 5, तो हम कह सकते हैं यह भी अम्लीय है प्रकृति में। टमाटर का जूस 4.1, तो हम कहेंगे यह भी अम्लीय है प्रकृति में। नलके का पानी 7, तो हम कहेंगे यह उदासीन है प्रकृति में। NaOH 14 है इसका पीएच वैल्यू, तो हम कहेंगे यह क्षारकीय है प्रकृति में। आइए अब विभिन्न पदार्थों का पीएच देखें। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपके रोजमर्रा में पाई जाने वाली चीजों का पीएच क्या है। चलिए अब कुछ प्राकृतिक अम्लों को देखते हैं। सिरका जो एक एसिटिक अम्ल है, संतरा जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली जिसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर जिसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी का डंक जिसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, नेटल का रंग जिसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसे जल्दी से संक्षेप में समझते हैं। एक अम्ल या क्षारक की प्रबलता H+ और OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता को पीएच स्केल का उपयोग करके मापा जाता है। पीएच स्केल H+ आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 से कम अम्लीय विलयन होता है जिसमें 0 अत्यधिक अम्लीय होता है, 7 उदासीन विलयन होता है, 7 से अधिक क्षारकीय विलयन होता है जिसमें 14 की अत्यधिक क्षारकीय होता है। आपने अम्ल की प्रबलता और इसे मापने के लिए हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्केल के बारे में सीखा। आपने अपने दैनिक जीवन में कई पदार्थों के पीएच को देखा है। क्या आपको नहीं लगता है कि पीएच हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है? जी हाँ, आप सही हैं। हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी क्रियाकलापों में पीएच की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएच जानवरों और पौधों के काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीएच प्रकृति और पर्यावरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी स्थितियां देखें जहां पीएच का उपयोग किया जाता है।
क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? जीव जंतु केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल के पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। आपने समाचारों में तो सुना ही होगा कि आगरा में प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप पौधों के लिए पीएच का महत्व बता सकते हैं? पौधों को उनके विकास के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी अधिक अम्लीय हो या अधिक क्षारकीय हो तो मिट्टी की जड़ें या अंकुर सूख जाएंगी और उत्तकों का नुकसान होगा। क्या आपको कभी अपच का अनुभव हुआ है? क्या आपने इसे ठीक करने के लिए एंटासिड लिया था? आप जानते हैं कि हमारा उदर भोजन को पचाने के लिए अम्ल का उत्पादन करता है। अपचता के कारण उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादन करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं, जो पीएच को कम करते हैं। क्या आपने या आपके दोस्तों ने कभी दांत का सड़न का अनुभव किया है? क्या आप जानते हैं कि ये होता कैसे है? मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांत सड़ने लग जाते हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह पीएच को कम करता है और अम्ल दांतों को खराब करते हैं। इसलिए रोजाना ब्रश करें। क्या कभी आपको किसी मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिससे जलन और दर्द होता है। क्या आप अपने दोस्त की मदद कर पाएंगे यदि मधुमक्खी अब उन्हें डंक मारेगी तो? जैसे कि अब आपको जानकारी मिल गई है कि आप कैसे मधुमक्खी के डंक से आराम पा सकते हैं, तो अगली बार अपने दोस्त की मदद करना मत भूलिएगा। अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे: लवण, सोडियम क्लोराइड और साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, क्रिस्टलन का जल। हमने लवण के बारे में अध्ययन किया था जब हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में सीख रहे थे। अब हम लवण के कुछ गुणधर्मों को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण लवणों के बारे में भी जानेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। हमने देखा था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम क्लोराइड लवण एवं जल प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। क्या आप लवण का नाम बता सकते हैं? यह सोडियम सल्फेट होगा। हम देख सकते हैं कि NaCl और Na2SO4 में सोडियम आयन उभयनिष्ठ है। हम उन्हें सोडियम परिवार के लवण बोलते हैं। उसी तरह KCl और MgCl2 का उदाहरण देखें। क्या आप इन्हें भी क्लोराइड परिवार के लवण बोल सकते हैं? हाँ, हम इन्हें क्लोराइड परिवार के लवण बोल सकते हैं। क्या आप दिए गए लवण से अम्ल और क्षारक पहचान सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं CaSO4 के उदाहरण से। हम देख सकते हैं कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होगा। हम कह सकते हैं कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होगा। क्या आप जानते हैं कि लवण भी अम्ल, क्षार और उदासीन होते हैं? आइए देखें कि कैसे।
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाले लवण उदासीन होते हैं और इनका pH मान 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार वाले लवण अम्लीय होते हैं और इसका pH मान 7 से कम होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल वाले लवण क्षारीय होते हैं और उनका pH मान 7 से अधिक होता है। इसी तरह हम कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बनता है, जिंक सल्फेट जो जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनता है, कॉपर सल्फेट जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए आपको एक गृह कार्य भी करना है। दिए गए लवणों के लिए संतुलित समीकरण लिखें। आप सभी साधारण नमक के बारे में तो जानते ही होंगे, यह हमारे घर में तो पाया ही जाता है और इसे हम अपने भोजन में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। पिछले वीडियो में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा सोडियम क्लोराइड के बनने का उदाहरण तो देखा ही था। सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम सोडियम क्लोराइड के बारे में अध्ययन करते हैं। सोडियम क्लोराइड आता कहां से है? सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी से मिलता है। यह अन्य लवणों के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है एवं भूरे खनिज नमक के रूप में दिखाई देता है। खनिज नमक युक्त समुद्री जल को शुद्ध करके सफेद नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं। क्या आपको हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च याद है? आइए सोडियम क्लोराइड के कुछ उपयोग देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में कई उपयोग हैं। यह हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए खाद्य नमक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण लवणों जैसे बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण और ऐसे ही कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। आइए अब हम सोडियम क्लोराइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थों का अध्ययन करते हैं। हमने अभी देखा कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। आइए अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कैथोड पर बनता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। चलिए एक बार दोहरा लें कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्लोरीन गैस एनोड पर उन्मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब हम उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त तीनों उत्पादों का उपयोग देखें। चलिए शुरू करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन और सर्फ बनाने में, कागज बनाने में एवं कृत्रिम फाइबर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन, इसे जल की स्वच्छता एवं स्विमिंग पूल की सफाई में उपयोग किया जाता है। इसे पीवीसी पाइप, सीएफसीज एवं कीटनाशकों के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, ये ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग
विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। आइए अब हम विरंजक चूर्ण के निर्माण और उपयोगों को देखें। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि इसका वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। चलिए इसमें शामिल समीकरण को देखें, जो कि कुछ इस प्रकार है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब हम विरंजक चूर्ण के कुछ उपयोग देखें। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के कपड़े के विरंजन के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे को ब्लीच करने के लिए भी यह उपयोग में लिया जाता है। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए भी यह उपयोग में लाया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में यह एक उपचायक के रूप में काम करता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसे उपयोग में लाया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। खाना पकाते समय भी इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कुछ उपयोग देखें। इसे बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है, जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग सोडा के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। यह अधिकतर रसोई घर में उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आइए अब हम साधारण नमक से प्राप्त एक और महत्वपूर्ण रसायन देखते हैं। आपने इसके बारे में घर में तो जरूर ही सुना होगा। इसे कहते हैं धोने का सोडा। आइए देखें कि हम धोने का सोडा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धोने के सोडा का सूत्र है Na2CO3.10H2O। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। आइए धोने का सोडा के कुछ उपयोग देखते हैं। इस अध्याय में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चलिए उसका अब हम सारांश देखते हैं। हमने इस अध्याय में 3 विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में पढ़ा। वे यौगिक होते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। सूचक हमें विलयन की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि यह अम्ल है या क्षारक। चलिए अब देखते हैं अम्ल है या क्षारक। इसका पता करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, रंग में परिवर्तन पता करके, दूसरा गंध में परिवर्तन पता करके। रंग में परिवर्तन के आधार पर 2 सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक में होते हैं लिटमस पत्र
और हल्दी, और संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। चलिए अब हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला है लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। यदि नीला लिटमस पत्र लाल में बदल जाए तो अम्ल होता है, और लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाए तो क्षारक होता है। उसी तरह दूसरा सूचक है हल्दी। हल्दी में विलयन डालने पर विलयन का रंग पीला हो जाए तो अम्ल, और यदि विलयन का रंग लाल हो जाए तो क्षारक होता है। चलिए अब संश्लेषित सूचक के बारे में दोहरान करते हैं। विलयन में मेथिल ऑरेंज डालने पर यदि लाल रंग आ जाए तो अम्ल, और यदि पीला रंग आ जाए तो क्षारक। उसी प्रकार विलयन में फिनोप्थलीन डालने पर यदि वह रंग रहित हो जाए तो अम्ल, और यदि वह गुलाबी हो जाए तो क्षारक। अब हम दोहरान करते हैं, गंध में परिवर्तन के आधार पर पता करते हैं अम्ल है या क्षारक। यहाँ पर हम लेंगे प्याज का रस, वेनिला का रस और लौंग का तेल। इन तीनों पर विलयन डालने पर यदि इनकी प्राकृतिक गंध बरकरार रहे तो वह अम्ल होते हैं, और यदि गंध चली जाए तो वह क्षारक होते हैं। चलिए अब हम इनके गुणधर्म देखते हैं, अम्ल और क्षारक। अम्ल के गुणधर्म में हम सबसे पहला देखते हैं H+ आयन का उत्पादन करते हैं, और क्षारक OH- आयन का उत्पादन करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल विद्युत चालन करते हैं और क्षारक भी विद्युत चालन करते हैं। चलिए अब इनका वर्गीकरण देखते हैं, शक्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर। शक्ति के आधार पर हम देखते हैं अम्ल और क्षारक। अम्ल में होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और क्षारक में प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल में हम देखते हैं अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और दुर्बल अम्ल कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। प्रबल क्षारक अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं, और दुर्बल क्षारक कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्रोत के आधार पर, जैविक अम्ल और अजैविक अम्ल। जैविक अम्ल पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, और अजैविक अम्ल पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं। जैविक अम्ल के उदाहरण में सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, और अजैविक अम्ल के उदाहरण में HCl और H2SO4। चलिए अब अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया में हमें मिलता है लवण और हाइड्रोजन। क्षारक के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और जल। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और जल। अब हम देखते हैं क्षारकों की अभिक्रिया। धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया से हमें मिलता है लवण और हाइड्रोजन गैस, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और जल। चलिए अब हम दोहरान करते हैं पीएच स्केल के बारे में। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। यह स्केल 0 से 14 तक होता है। सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। यदि विलयन का पीएच 7 हो तो विलयन उदासीन होता है। यदि पीएच 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है, और यदि विलयन का पीएच 7 से ज्यादा हो तो वह क्षारकीय होता है। उपयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि यौगिक कितना अम्लीय है या क्षारकीय है। चलिए अब लवण के बारे में देखते हैं। पहला लवण है कास्टिक सोडा।
इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। दूसरा लवण जो हमने पढ़ा था वह है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और तीसरा लवण हमने देखा धोने का सोडा, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। एक और लवण हमने देखा विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। एक और हमने लवण के बारे में पढ़ा, वह था प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। चलिए अब हम लवण बनने की अभिक्रिया के बारे में दोहरान करते हैं। सबसे पहला, सोडियम क्लोराइड की पानी के साथ अभिक्रिया में हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। उसी तरह सोडियम क्लोराइड की पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया में हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि बेकिंग सोडा को अगर हम तोड़ें तो हमें Na2CO3 पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और अगर इस NO2CO3 की पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो हमें दोने का सोडा प्राप्त होता है। और यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। उसी तरह यदि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस उपलब्ध होता है।